मेरा नाम नेहा है। मैं इस समय 25 साल की हूँ। जब मैं 10 साल की थी तब मेरे साथ एक भयानक हादसा हो गया था। एक ऐसा हादसा जिसे मैं अब तक भूल नहीं पाई थी। मैं मिडिल क्लास फैमिली से थी। मैं अपने मम्मी पापा की इकलौती लड़की थी। मेरे मम्मी पापा और दादा दादी के साथ बहुत ही सुकून के साथ अपना जीवन व्यतीत कर रहे थे। हमारा परिवार छोटा ही था। घर में ज़रूरत की सभी सुख सुविधाएं थीं। ज़्यादा की लालसा हमारे मन में बिल्कुल नहीं थी। मेरे मम्मी पापा की कोई चाहत थी तो केवल इतनी कि अपनी बेटी को खूब पढ़ा लिखा कर बहुत ही अच्छा भविष्य दे पाएँ। वे मुझे बहुत प्यार करते थे। मैं भी अपने माता पिता की इस चाह पर खरा उतरने की पूरी कोशिश कर रही थी। मैं पढ़ने में होशियार होने के साथ ही खेल कूद में भी बहुत अच्छी थी और जीत भी हासिल करती थी। मैं स्कूल में सभी टीचर्स की चहेती बन गई थी। मम्मी मेरी पढ़ाई की तरफ बहुत ध्यान देती थी। मुझे रोज़ पढ़ाना उनकी दिनचर्या का सबसे महत्वपूर्ण काम था। मेरे पापा नौकरी में जाते थे। जब वे अपने ऑफिस से वापस आते तो मुझे खेलने बगीचे में ले जाते थे और रात को अपने दादा दादी के साथ कहानियाँ सुनाकर ही मैं सोने जाती थी। इस तरह से मेरी इतने अच्छे संस्कारों के बीच परवरिश हो रही थी। मैं उस समय छठी क्लास में थी। मैं हर रोज़ बस से ही स्कूल आती जाती थी। मेरी माँ ही मुझे रोज़ बस में बैठाने और लेने आती थी। अगर किसी दिन मेरी बस आने में थोड़ी भी देर लगाती तो मम्मी बस के ड्राइवर को फ़ोन लगा देती थी। बस से उतरते ही मैं अपनी माँ को समझाती, अरे मम्मी, कभी कभी किसी बच्चों की माएँ आने में देर कर देती हैं, इसलिए देर हो जाती है। जब तक बच्चों की माएँ नहीं आती तब तक छोटे बच्चों को बस से नीचे भी नहीं उतरने देते। आप क्यों चिंता करती हो? हमारी बस में और स्कूल में सब लोग बहुत अच्छे हैं। तभी मम्मी मेरी बात सुनकर हंसते हुए कहती, अच्छा मेरी माँ, मैं समझ गई। मेरे स्कूल में हफ्ते में 2 दिन खेलकूद का पीरियड होता था। इस पीरियड का बच्चे बहुत ही बेसब्री से इंतज़ार करते थे। मुझे भी इंतज़ार रहता था। मैं बहुत तेज़ दौड़ती थी। हमारे खेल कूद के टीचर रमेश सर, जिनकी उम्र लगभग 26 से 27 वर्ष होगी, हमेशा मेरी तरफ से ज़्यादा ध्यान देते थे और मेरी पीठ थपथपाना, मेरी तारीफ़ करना सर की आदत में शामिल हो चुका था। मुझे कभी गले कस कर लगाते तो कभी मेरी शर्ट के थैली में हाथ डालते, यही सब मेरे साथ अक्सर किया करते थे। मुझे उस समय कुछ पता नहीं था क्योंकि मैं बहुत छोटी थी, तो मैं भी उनके साथ बहुत घुल मिल गई थी। रमेश सर की नीयत मेरे लिए ख़राब हो चुकी थी। हवस दिन ब दिन उनके ऊपर हावी होती जा रही थी। अब वह मौके की तलाश में थे कि किस तरह अपनी हवस को शांत करें। मैं बहुत चंचल और सुंदर थी। रमेश सर के मन में यही चल रहा था कि कैसे वो मेरा अपना शिकार बनाकर खुद कैसे बचना है। रमेश सर ने पूरी योजना अपने मन में बना लिए थे। एक दिन रमेश सर ने मुझे अपने पास बुलाकर मेरे से कहा कि नेहा बेटा, अभी एक इंटर स्कूल कंपटीशन होने वाला है और तुम तो कितना तेज़ दौड़ती हो। मैंने उसके लिए तुम्हारा नाम लिखवा दिया है। अब तुम्हें और ज़्यादा प्रैक्टिस करनी होगी। तुम यह बात अपने घर पर बता देना। मैं तो दौड़ में तेज़ तो थी ही। सर के मुंह से यह सुनकर बहुत खुश हो गई थी मैं, और मैंने सर से बोला, जी सर, बहुत मेहनत करूँगी और जीतूँगी भी। मैं आज ही मम्मी पापा को यह बता दूँगी। मेरे घर में सब बहुत खुश हो जाएंगे। सर, हमें कब जाना है? मैंने सर से पूछा। सर ने बताया कि वह मैं तुम्हें बता दूंगा और यह बात अपनी क्लास में अभी किसी को भी मत बताना, वरना सब ईर्ष्या करने लगेंगे। ठीक है सर, मैं किसी को भी नहीं बताऊंगी। हम जीतने के बाद ही सबको बताएंगे। हाँ बिल्कुल, रमेश सर ने उत्तर दिया। तभी सर ने मुझे चॉकलेट का ऑफ़र दिया। मैंने खाने से साफ मना कर दिया, यह कहकर कि मेरी मम्मी ने कहा है कि किसी से भी कोई खाने की चीज़ नहीं लेनी चाहिए। तभी सर कहने लगे कि मैं तो तुम्हारा सर हूँ, मुझसे लेने के लिए तुम्हारी मम्मी कभी मना नहीं करेंगी। मैंने सर को साफ मना कर दिया और वहाँ से चली गई। मैंने अपने घर आकर जब इंटर स्कूल कंपटीशन की बात बताई तो घर में सभी लोग बहुत खुश हुए। शुक्रवार को खेलकूद के पीरियड के दौरान रमेश सर ने मुझे बुलाकर कहा, नेहा, शनिवार को कंपटीशन है। तुम सुबह 9 बजे स्कूल यूनिफॉर्म पहन कर तैयार रहना और साथ 2 बच्चे भी होंगे जो हमारे साथ ही चलेंगे। जी सर, कहकर मैं जैसे ही घर के लिए मुड़ी तभी सर ने मेरा हाथ पकड़ लिया और कहने लगे, बेटा, जीतना है, अपने सर की इच्छा पूरा करोगी ना? मैं नासमझ सर के हाँ में हाँ मिलाकर कहने लगी, जी सर, मैं बहुत तेज़ दौड़ूंगी। मैंने घर पहुंचकर अपने मम्मी से सारी बात बता दी। मम्मी, शनिवार को मेरी रेस है, मुझे यूनिफॉर्म पहन कर जाना है। सुबह 9 बजे सर आएंगे और खेलकूद खत्म होने पर सर ही मुझे वापस भी छोड़ देंगे। ठीक है नेहा बेटा, तुम हिम्मत से दौड़ना, डरना नहीं। हाँ मम्मी। आज शनिवार का दिन था। सुबह 9 बजे रमेश सर कार में 2 बच्चों को बैठाकर मुझे लेने मेरे घर आ गए। मेरे मम्मी पापा मुझे नीचे लेकर खड़े सर का इंतज़ार कर रहे थे।
सर ने कार में बैठे बैठे ही मेरे मम्मी पापा को गुड मॉर्निंग कहा। इससे पहले कि मेरे मम्मी पापा सर से कुछ पूछते, उससे पहले ही रमेश सर ने कहा, नेहा बेटा जल्दी चलो, देर हो रही है। जी सर कहकर मैं कार में बैठ गई। मेरी माँ ने सर से मेरा ध्यान रखने को कहा। जी मैडम, आप चिंता न करें, मैं खुद नेहा को वापस छोड़ने भी आ जाऊंगा, कहकर रमेश सर ने कार चला दी। कुछ दूर जाकर सर ने उन दोनों बच्चों को उतार दिया। इन बच्चों को वह यूं ही घुमाने के लिए ले आया था ताकि मेरे माता पिता ऐसा समझे कि दूसरे बच्चे भी साथ हैं और उनको कोई शक ना हो। अब कार में रमेश सर और मैं ही थे। मैंने सर से पूछा, सर वे दोनों बच्चे कहाँ गए? सर कहने लगे कि नेहा, पहले ये दोनों कह रहे थे कि हमें भी चलना है खेलकूद देखने, पर फिर पता नहीं क्यों कहने लगे हमें नहीं चलना है, इसलिए उन्हें छोड़ दिया। तभी रमेश सर ने कार को काफ़ी तेज़ रफ्तार से चलाकर एक सुनसान रास्ते पर डाल दिया। नन्ही सी मैं सर के मन में चल रहे पाप से अनजान थी। इतना सोचने समझने की मुझ में बुद्धि ही नहीं थी उस समय। मैं तो बाहर की तरफ देखकर खुश हो रही थी। मुझे रमेश सर पर विश्वास था, इसलिए डर का एहसास नहीं था। कुछ दूर जाकर रमेश सर ने झाड़ियों के बीच अपनी कार को रोक दिया। यह देख मैंने कहा, क्या हो गया सर, यहाँ तो जंगल जैसा दिख रहा है, हम यहाँ क्यों आए हैं? तभी सर बोले, लगता है कार खराब हो गई है, तुम पीछे की सीट पर बैठ जाओ, मैं कार ठीक करता हूँ। मैं सर की बात मानकर पीछे की सीट पर जाकर बैठ गई। रमेश मानो इसी मौके की तलाश में था, वह भी जल्दी से पीछे आकर बैठ गया। रमेश सर ने मेरे से कहा, नेहा तुम मुझे बहुत प्यारी लगती हो, आओ मेरे पास आओ, मेरी गोदी में आकर बैठ जाओ। नहीं सर, मुझे गोदी में नहीं बैठना, मैंने जवाब दिया। क्यों नेहा, क्या तुम अपने सर से प्यार नहीं करती? आ जाओ, मैं तुम्हें आज एक नया खेल सिखाऊंगा। सर बेशर्मी से मुझसे बोले जा रहे थे। नहीं, मैं गोदी में नहीं आऊँगी, मेरी मम्मी मना करती हैं। मेरे इनकार करने पर रमेश सर मुझे ज़बरदस्ती अपनी बाहों में भरने लगा। मैं अब समझ गई थी कि कुछ तो गलत होने वाला है। मैं चिल्लाई, सर मेरी मम्मी मना करती हैं, आपने मुझे किस क्यों किया? नेहा, वो तो तुम्हारी मम्मा गंदे लोगों के लिए बोलती हैं, मैं तो तुम्हारा सर हूँ ना। इतना कहते कहते रमेश सर आवेश में आ गया और छोटी सी मैं और कुछ भी ना कर सके, इसलिए अपने हाथों से मेरे मुंह को बंद कर दिया। 6 फुट के ऊंचे पूरे जवान ने नन्ही से बच्चे के कमज़ोर शरीर को अपने आगोश में भर लिया और जी भर के मेरे कमसिन नाजुक शरीर के साथ मनमानी कर अपने महीनों की हवस को शांत करने लगा। मैं दर्द से कराहती रही, छटपटाती रही, लेकिन कुछ कर नहीं पाई और कुछ कह भी नहीं पाई। बस मुझे उस समय अपने मम्मी पापा याद आ रहे थे। तभी रमेश ने अपनी हवस शांत कर लेने के बाद मेरे से बोला, यह बात किसी को भी नहीं बताना। यह बात तुम अगर अपने घर पर बताओगी तो तुम्हारे मम्मी पापा तुम्हें बहुत मारेंगे। रमेश ने बार बार प्यार से कहकर मेरे दिमाग में यह भर दिया कि यह बात किसी को भी नहीं बतानी है। कमज़ोर पड़ चुकी थी मैं, खुद से कपड़े भी नहीं पहन पा रही थी, मैं लगातार रो रही थी। तब रमेश ने खुद ही मुझे कपड़े पहना दिए। मेरे कोमल होठ नीले पड़ चुके थे। मेरी ऐसी हालत देखकर रमेश ने मुझे समझाया, नेहा अपने घर जाकर कहना कि रेस के समय तुम बहुत ज़ोर से गिर गई थी, इसलिए चोट लग गई थी। मैं कितनी भी छोटी थी पर यह तो समझ गई थी कि मेरे साथ यह बहुत ही बुरा हुआ है। वहाँ से निकलकर रमेश ने मुझे मेरे घर के पास ही छोड़ दिया और खुद तेज़ी से कार भगा कर चला गया। मैं किसी तरह से कराहती हुई घर पहुँची और बेल बजाई। मम्मी दरवाज़ा खोलने और आई और मेरी ऐसी हालत देखकर उनके मुंह से चीख निकल गई। क्या हुआ मेरी बच्ची? मम्मी की चीख सुनते ही पापा भी वहाँ आ गए और अपनी बेटी को इस हालत में देखकर वह भी घबरा गए। मेरी माँ ने मुझे गले से लगा लिया। वह ज़ोर ज़ोर से रो रही थी मेरी हालत देखकर। वे दोनों हैरान थे, डरे हुए थे। क्या हो गया बेटा, वे बार बार मुझसे पूछ रहे थे, किंतु मैं कुछ भी नहीं बोल पा रही थी, केवल रोती ही जा रही थी। आखिरकार मैंने उन्हें बताया, मम्मी मैं रेस के समय बहुत ज़्यादा ज़ोर से गिर गई थी, मुझे बहुत चोट आई है, सब दुख रहा है, मुझे नींद भी आ रही है, मुझे सोने दो मम्मा। नहीं बेटा, चलो पहले मैं तुम्हें नहला देती हूँ, कपड़े बदल कर डॉक्टर को भी दिखा देते हैं, तुम्हारे होठों पर कितनी चोट लगी है, कहते हुए माँ ने मेरा हाथ पकड़कर मुझे नहलाने ले गई। जब मेरी माँ मुझे बाथरूम में नहला रही थी तो उस समय मेरे कपड़ों पर खून के निशान देखकर वह चौंक कर चीख उठी, नेहा बेटा, यह ब्लड कैसे निकला तुम्हें? माँ घबरा गई और टॉवेल में लपेट कर मुझे बाहर ले आई। उन्होंने मेरे पापा को मेरे कपड़े दिखाकर रोते हुए कहा, हमारी बच्ची के साथ कुछ गलत हुआ है। पापा ने बीच में ही माँ को रोक कर मेरे से पूछा, बेटा तुम्हारे साथ क्या हुआ? किसी ने तुम्हारे साथ गंदी बात की है क्या? किसने किया? कौन था वह, बताओ। मैंने डरी हुई आवाज़ में कहा, मैं रेस के समय गिर गई थी, इसलिए लग गई है। तभी माँ ने कहा, नेहा बेटा सच बताओ, गिरने से ऐसी जगह पर चोट नहीं लगती है। मैंने उन्हें सब सच बता दिया।
कि कैसे मेरे ही स्कूल मास्टर ने मेरी इज्जत लूटी थी। माँ बाप की तो मानो दुनिया ही लूट गई। अपनी बेटी की ऐसी दुर्दशा पर वे दोनों फूट फूट कर रोने लगे। वे खुद को दोषी समझने लगे कि उन्होंने इस इंसान पर भरोसा ही क्यों किया। मेरे दादा दादी भी अपनी पोती की ऐसी हालत देख कर रोने लगे। मेरे पापा ने माँ से पुलिस ने शिकायत दर्ज कराने के लिए कहा था, मगर माँ ने साफ इनकार कर दिया, यह सोचकर कि नहीं, हम मध्यम वर्गीय लोग हैं। यदि एक बार हमारी बच्ची के विषय में यह पता चल जाएगा तो समाज में मेरा जीना मुश्किल हो जाएगा। लोग उसे अलग नज़रों से देखेंगे और जब वह बड़ी होगी तो कौन करेगा इस दाग के साथ उससे शादी। माँ ने मुझे भी मना कर दिया था कि मैं यह बात किसी को भी नहीं बताऊं, और कहने लगे अपने होठों पर ताला लगा लो और जितनी जल्दी हो सके इसे भूलने की कोशिश करना। माँ ने हॉस्पिटल जाने से भी मना कर दिया था पापा को। कहने लगी कि मैं घर पे ही दवा लगा कर ठीक कर दूंगी। मैं माँ की बातें सुनकर सोचने लगी कि जो बात मुझे सर ने कही थी कि किसी को भी नहीं बताना, वही बात मम्मी भी कह रही हैं। अपनी मम्मी की बात मानकर मैंने अपने होठों को तो सिल लिया था, लेकिन अपने मन का मैं क्या करती, जिससे वह घटना निकलती ही नहीं। उस भयानक घटना का खौफ हर समय मेरे दिल में साया बनकर मंडराने लगा। फिर मम्मी पापा ने इस शहर को ही छोड़ने का फैसला ले लिया और हम सब भोपाल आ गए। शारीरिक तौर पर मैं धीरे धीरे स्वस्थ हो रही थी, किंतु मानसिक तौर पर मैं सदमे में ही थी। भोपाल आकर मुझे स्कूल में दाखिला मिल गया। मेरा पूरा परिवार हर समय मुझे खुश रखने की कोशिश में लगा रहता था। लाख कोशिश के बाद भी मेरे चेहरे पर पहले की तरह मुस्कान नहीं आ पा रही थी। धीरे धीरे समय बीतता गया। मैं अब बड़ी हो रही थी और बड़े होने के साथ ही मैं यह भी समझ चुकी थी कि मेरे साथ क्या हुआ था। किसी से भी कुछ कहना नहीं, अपने होठों पर ताला लगा लो, ये शब्द मुझे आज भी याद थे जो मुझे परेशान कर देते थे। साथ ही मुझे अपने पापा के शब्द भी याद थे कि उस पापी को इस कुकर्म की सज़ा मिलनी ही चाहिए। अभी तक मैं अपने साथ हुई ज़बरदस्ती को भूल ही नहीं पाई थी। वक्त के साथ साथ मेरी नफ़रत भी बढ़ती जा रही थी। मैं अपने मन में अब तक यह तय कर चुकी थी कि किसी भी कीमत पर उस चरित्रहीन इंसान से बदला लेना ही है। मेरी ऐसी मनोदशा से मेरा परिवार अनजान था। वे सब इस भ्रम में थे कि मैं उस घटना को भूल चुकी हूँ, लेकिन नफ़रत और बदले का ज्वालामुखी तो मेरे अंदर धधक रहा था। उसका शांत होना इतना आसान नहीं था। धीरे धीरे 15 वर्ष बीत गए थे। अब मेरी पढ़ाई पूरी हो चुकी थी और मुझे नौकरी भी मिल गई थी। मैंने अपना बदला लेने के लिए अपना पुराना शहर ही चुना था, जहाँ मैं इस समय खौफनाक हादसे का शिकार हुई थी। मेरे इस फैसले से मम्मी पापा डर गए थे कि आखिर मैंने उसी शहर को क्यों चुना। मैंने उन्हें समझाया कि वही तो सबसे पास है, जब भी मन करेगा आसानी से यहाँ आप लोगों के पास आ सकूँगी। नौकरी ज्वाइन करने का वक्त आ गया और मैं घर में सभी का आशीर्वाद लेकर चली गई। ऑफिस ज्वाइन करने के बाद मैं उस स्कूल में पहुंची जहां मेरे बचपन की खौफनाक यादें जुड़ी हुई थी। शिक्षिका के पद के लिए आवेदन पत्र देने के बहाने से मैं कुछ टीचर्स से मिली और बातों ही बातों में खेल कूद की बातें छेड़ते हुए रमेश के विषय में पूछ लिया। तब मुझे पता चला कि रमेश अब एक बहुत बड़े स्पोर्ट्स शोरूम का मालिक है। रमेश के विषय में यह सुनकर मेरा खून खौल उठा। मैं सोचने लगी कि मेरी ज़िंदगी बर्बाद करने वाला मौज की ज़िंदगी जी रहा है, लेकिन अपनी उस गलती पर अब उसे अवश्य ही पछताना होगा। इतना बड़ा जाना माना शोरूम ढूंढने में मुझे समय नहीं लगा। शोरूम के अंदर जैसे ही मैं पहुंची, मुझे सामने ही रमेश शान से बैठा हुआ दिखाई दिया। उसे देखते ही मैं पहचान गई। मैं थोड़ा सहम गई, किंतु तुरंत ही मैंने अपने आप को संभाल लिया। मैं कुछ खेल कूद के सामान देखने लगी। तभी रमेश मेरे पास आया और बोला, कहिए मैडम, क्या चाहिए आपको? जी, बैडमिंटन के रैकेट दिखाइए, मैंने जवाब दिया। मैं अपना सामान लेकर आ गई और एक गहरी सांस लेते हुए सोचने लगी कि जिस सुंदरता के पीछे मेरा बचपन, हंसना खेलना इस इंसान ने छीना था, उसी सुंदरता से मैं भी उसकी सारी खुशियाँ छीन लूँगी। अब मैं हर 3-4 दिन में रमेश के शोरूम पर आने लगी तथा कुछ न कुछ खरीद कर मैं अनाथालय के बच्चों में बांट दिया करती थी। अपने शोरूम में मुझे देखते ही रमेश का चेहरा खिल जाता था। धीरे धीरे बातचीत का सिलसिला बढ़ने लगा और दोस्ती में बदल गया। मैंने रमेश को अपना नाम प्रिया बताया था। अब तक हम दोनों एक दूसरे का फ़ोन नंबर भी ले चुके थे। रमेश महसूस कर रहा था कि उसे मेरी तरफ से बराबर लिफ्ट मिल रही है, अतः उसकी हिम्मत भी बढ़ रही थी। अब उसे मेरा बेसब्री से इंतज़ार रहता था, जिसे मैं समझ रही थी। एक दिन मेरा तबीयत खराब होने की वजह से रमेश के शोरूम नहीं गई तो बेचैन हो गया था। दूसरे दिन जब मैं शोरूम पर आई, रमेश का चेहरा खिल गया और उसने कहा, नेहा, मैं रोज़ तुम्हारा रास्ता देख रहा था,
तुमने बहुत इंतज़ार करवाया। तुम्हें आज मेरे साथ डिनर पर चलना होगा। मैंने पहले तो मना किया, लेकिन रमेश के ज़्यादा आग्रह करने पर मैं मान गई। तब रमेश ने कहा, नेहा मैं तुम्हें लेने आ जाऊंगा। बचपन में सुना हुआ यही वाक्य मुझे याद आ गया और मैंने रमेश से कहा, ठीक है, मैं तुम्हारा इंतज़ार करूंगी। शाम को ठीक 7 बजे रमेश मुझे लेने आया। मैं नीचे खड़ी उसका इंतज़ार कर रही थी और तब मुझे बचपन की बीती घटना याद आने लगा। डिनर के बाद रमेश ने मुझे मेरे घर छोड़ दिया। इस तरह डिनर पर जाना अब हम दोनों के लिए आम बात हो गई थी। रमेश मन ही मन सोच में मेरे से प्यार करने लगा था। यदि मैं 2 दिन भी नहीं दिखती तो रमेश बेचैन हो जाता था। उसका तब किसी काम में मन नहीं लगता था। अब वह अपने प्यार का इजहार करना चाहता था। एक दिन उसने मेरे से कहा, नेहा आज मैंने कैंडल लाइट डिनर रखा है, तुम चलोगी ना? मैंने खुशी खुशी बिना संकोच के कहा, क्यों नहीं, ज़रूर चलूँगी। जब हम दोनों कैंडल लाइट डिनर पर गए तब रमेश ने मैं पहली बार होटल में मेरा हाथ अपने हाथों में लेकर कहा, नेहा मैं तुम्हें प्यार करने लगा हूँ। मैं बिल्कुल भी चौंकी नहीं और बोली, मैं जानती हूँ रमेश, तुम्हारी आंखों में मुझे मेरे लिए प्यार दिखाई देता है। प्यार तो मैं भी तुमसे करने लगी हूँ, किंतु तुम्हारी पत्नी वह भी तो है ना। मैं किसी का जीवन बर्बाद नहीं करना चाहती। नहीं नेहा, मैं वैसे भी अपनी पत्नी से अलग होने वाला हूँ। हमारे विचार बिल्कुल नहीं मिलते। वह भी मेरे साथ नहीं रहना चाहती। रमेश ने झूठ बोलते हुए सफाई दी। रमेश मेरे मम्मी पापा से भी बात करना चाहता था, हम दोनों की शादी के सिलसिले में। मेरे मुंह से प्यार का इकरार सुनने के बाद वह मुझे किस करने की कोशिश करने लगा, किंतु मैंने उसे मना करते हुए कहा, नहीं रमेश, यह सब शादी के बाद ही अच्छा लगता है। पता नहीं मेरे पापा तुम्हारे साथ शादी के लिए हाँ बोलेंगे या नहीं, और मैं किसी को भी धोखा नहीं दे सकती। यदि मेरी शादी किसी और के साथ होगी तो यह किसको मुझे शर्मिंदा करेगी। अपने आप को संभालते हुए रमेश ने कहा, हाँ तुम ठीक कह रही हो। नेहा मैं बहक गया था, पर शादी किसी और से यह बात तुम सोच भी कैसे सकती हो? हम इतना प्यार करते हैं तो हमारा मिलन तो निश्चित ही है। डिनर के बाद रमेश ने मुझे मेरे घर छोड़ दिया। बिस्तर पर लेटकर मैं अपनी योजना को सफल होता देख खुश हो रही थी, किंतु आगे अब क्या और कैसे करना है, यह मेरे समक्ष चुनौती भरा कठिन प्रश्न था। दूसरे दिन मैंने रमेश को फ़ोन करके कहा, हेलो रमेश, मैं 1 सप्ताह के लिए अपने घर जा रही हूँ। रमेश ने बीच में ही मुझे टोकते हुए कहा, नेहा 1 सप्ताह में कैसे रहूँगा तुम्हारे बिना? मैंने रमेश को समझाया कि अगर हमें हमेशा साथ रहना है तो यह जुदाई तो सहन करनी ही होगी। मैं हमारी शादी की बात करने जा रही हूँ, आखिर मुझे भी तो जल्दी है ना। मेरे मुंह से यह बात सुनकर रमेश खुश हो गया। मैं अपने घर चली गई और रमेश को मना कर दी थी कि वो मेरे पास फ़ोन नहीं करेगा। मैं 1 सप्ताह का कहकर गई थी, पर 15 दिनों तक भी वापस नहीं आई। इधर रमेश की बेचैनी बढ़ती जा रही थी। मैं यही तो चाहती थी, अभी तक सब कुछ मेरी योजना के मुताबिक ही हो रहा था। 15 दिनों बाद जब मैं वापस आई तो मैंने रमेश को फ़ोन करके बोल दिया था कि मेरे मम्मी पापा ने मेरी कहीं और शादी तय कर दी है। तो रमेश बोला, यह क्या कह रही हो नेहा, तुमसे बिना पूछे हुए ऐसा कैसे कर सकते हैं? मुझे नहीं पता था रमेश कि मेरे मोहल्ले में रहने वाला संजय बचपन से मुझे प्यार करता है। मैंने तो कभी उसके साथ बात भी नहीं की। एक दिन उसने मेरे पापा से मिलकर कहा, मैं आपकी बेटी से बहुत प्यार करता हूँ और उससे शादी करना चाहता हूँ। मैं उसके लिए कुछ भी कर सकता हूँ। मेरे पापा ने यूँ ही उससे पूछ लिया कि क्या कर सकते हो तुम उसके लिए? संजय ने कुछ देर सोचकर कहा कि मैं शादी से पहले ही अपना बंगला, सारी दौलत आपकी बेटी के नाम कर सकता हूँ। मेरे पापा चौंक गए और उन्होंने कहा कि यह क्या कह रहे हो? कथनी और करनी में बहुत फ़र्क है। तब रमेश उसने सच में अपना बंगला मेरे नाम पर लिख दिया। हालांकि मेरे पापा ने उसे मना भी किया। पापा के मुंह से यह सब सुनने के बाद मैं कुछ कह नहीं पाई, क्योंकि मेरे मम्मी पापा दोनों बहुत ही खुश थे। मुझे समझते हुए उन्होंने कहा कि नेहा, जो लड़का तुम्हें इतना प्यार करता है, सोचो तुम्हें कितना खुश रखेगा। मैं कुछ नहीं कह पाई। रमेश ने बौखला कर कहा, इसमें कौन सी बड़ी बात है नेहा, मैं भी तो अपनी पूरी दौलत तुम्हारे नाम कर सकता हूँ। प्यार के आगे दौलत की औकात ही क्या, और फिर तुम भी तो मेरी ही रहोगी ना। मैंने अपनी योजना को सफल होता देख बहुत खुश होकर कहा, मैं जानती हूँ रमेश, लेकिन संजय ने तो अपनी सारी दौलत मेरे नाम कर दी है, उसे कैसे मना करें? नेहा तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारे पापा से मिलकर उन्हें समझाऊंगा और जो कुछ भी संजय ने दिया है उसे वापस कर देंगे। इधर रमेश की पत्नी पिंकी को उसके अफेयर के बारे में पता था, इसलिए उनके घर में रोज झगड़ा होता रहता था। और एक दिन तो झगड़ा उनके बीच इतना ज़्यादा हुआ कि पिंकी घर छोड़कर चली गई। रमेश ने पिंकी को नहीं रोका, क्योंकि उस पर तो अभी केवल मेरे प्यार का नशा चढ़ा हुआ था।
मेरे मन में चल रहे षड्यंत्र से अनजान रमेश मेरे साथ मेरे माता पिता के पास आया। वहां पहुंचकर रमेश ने मेरे पिता के समक्ष अपने प्यार का इजहार किया और शादी का प्रस्ताव रखा। लेकिन मेरे पापा ने उसे टोकते हुए कहा, यह संभव नहीं है। मैंने उर्मी का रिश्ता तय कर दिया है। वह लड़का संजय उसे बहुत प्यार करता है। मेरे मना करने के बाद भी उसने अपनी सारी दौलत इसके नाम कर दी है। मैं उसे कैसे मना कर सकता हूँ रमेश? लेकिन नेहा तो मुझसे प्यार करती है ना अंकल, संजय से नहीं। यह तो नेहा के साथ भी अन्याय ही होगा। यदि आप अपनी बेटी को खुश देखना चाहते हैं तो आप वो रिश्ता तोड़ दीजिए। मैं नेहा से बहुत प्यार करता हूँ और उसके बिना जी नहीं पाऊँगा। मैं भी अपनी पूरी दौलत नेहा के नाम लिखने को तैयार हूँ। रमेश के इतना गिड़गिड़ाने पर मेरे पापा अब कुछ नहीं कह पाए और उन्होंने हाँ कह दी, क्योंकि इस षड्यंत्र में वे शुरू से ही मेरे साथ थे। रमेश बहुत ही जोश में था। वह तुरंत ही वहाँ से जाने लगा और जाते जाते उसने मेरे से कहा, नेहा आई लव यू। तुम्हारे लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ, कुछ भी। मैं कल ही अपने वकील को साथ लेकर वापस आऊँगा और अपनी पूरी जायदाद तुम्हारे नाम कर दूँगा। फिर हमें विवाह के बंधन में बंधने से कोई भी रोक नहीं पाएगा। दूसरे दिन रमेश मेरे घर आया और मेरे से बोला, नेहा मैं चाहता हूँ कि पापा के पास पहुँचने से पहले ही पूरी जायदाद तुम्हारे नाम कर दूँ। मैं मन ही मन खुश होते हुए ऊपरी मन से कहा, नहीं रमेश, उसकी ज़रूरत नहीं है। नेहा, मैंने पापा से वादा किया है और उसे पूरा तो करना ही है। एक सप्ताह के अंदर रमेश ने अपनी पूरी जायदाद मेरे नाम कर दी। यह देखकर मैंने पूछा, रमेश तुम इतना प्यार करते हो मुझसे? हाँ नेहा, मैंने तुम्हारा प्यार पाने के लिए अपनी पत्नी को भी हमेशा हमेशा के लिए छोड़ दिया है। अब हमारे बीच कोई नहीं आ सकता। रमेश से यह बस अब सुनकर मुझको सुकून का एहसास हुआ, जिसकी चाहत वर्षों से मेरे दिल में हलचल मचाए हुए थी। जायदाद के कागजात में लेकर मैं और रमेश भोपाल पहुंच गए। मेरे माता पिता ने रमेश का बहुत स्वागत किया। रमेश ने कहा, पापा मैंने अपनी पूरी जायदाद नेहा के नाम कर दी है। अपनी बेटी की योजना को सफल करने के लिए मेरे पापा ने हम दोनों की शादी की तारीख 20 दिन बाद की तय कर दी। मैंने मन ही मन कुदरत से कहा कि यह केवल मेरा बदला मात्र है, जो एक नारी को अपने स्वाभिमान की रक्षा करने के लिए मजबूर कर रहा था। मेरी लूटी हुई इज्जत तो मुझे वापस नहीं मिल सकती, किंतु इस पापी को उस पाप की सज़ा ज़रूर मिलनी चाहिए जो इसने 10 वर्ष की छोटी सी नासमझ बच्ची पर किया था। शादी के एक सप्ताह पहले मैंने रमेश के घर जाकर कहा, रमेश मैं तुमसे शादी नहीं करना चाहती। यह क्या कह रही हो नेहा? अब तो हमारी शादी के लिए सभी तैयार हैं। शादी कैसी शादी? तुमने कभी अपने जीवन के भूतकाल को याद किया है? रमेश, एक 10 वर्ष की नन्ही बच्ची के साथ कैसे व्यवहार करना चाहिए कभी सोचा था? यह क्या कह रही हो तुम? कौन 10 साल की बच्ची? रमेश, क्या तुम उसका नाम भूल गए? वही नेहा जिसे इंटर स्कूल कंपटीशन के बहाने उसके माता पिता के विश्वास को तोड़कर उसके साथ तुमने घिनौना काम किया था। उस नन्ही बच्ची के जीवन को ऐसी जगह घसीट कर ले आए थे जहाँ से वह आज तक बाहर नहीं निकल पाई। मैं वही नेहा हूँ रमेश, और मैं तुमसे प्यार नहीं बेइंतहा नफरत करती हूँ। तुम्हें उस तड़पती हुई कमज़ोर बच्ची पर जरा सा भी दया नहीं आई थी। उसका भविष्य कैसा होगा तुमने नहीं सोचा। वह रो रही थी और तुम अपनी मनमानी कर रहे थे। किसी से नहीं कहना यही सिखा रहे थे ना मुझे। तुम्हें अब कोई नहीं मिलेगा रमेश, ना मैं और ना तुम्हारी पत्नी। तुम तो अपनी पत्नी के साथ भी वफा नहीं कर पाए। तुम्हारी गलतियों का प्रायश्चित तो हो ही नहीं सकता। यह सज़ा भी तुम्हारे लिए बहुत कम है। बाकी सज़ा तो शायद तुम्हें कुदरत ही दे पाएगी। अपनी पत्नी को वापस बुलाने की कोशिश भी मत करना, क्योंकि 10 वर्ष की बच्ची के साथ ऐसा काम करने वाले के साथ वह कभी नहीं रहेगी। मेरे मुंह से यह बात सुनकर रमेश सकपका गया। कांटों तो खून नहीं, उसकी ऐसी हालत हो रही थी। उसके घर आए हुए चेहरे को देखकर मैंने कहा, हाँ रमेश, मेरे इस षड्यंत्र में मेरे पापा मम्मी के अलावा तुम्हारी पत्नी पिंकी भी शामिल थी। मैंने बहुत पहले ही उसे सब कुछ बता दिया था। तुम्हें यह बात पता नहीं चले इसलिए उसने वही किया जो मैंने उसे करने को कहा। अब यह घर मेरा है रमेश, तुम यहाँ से चले जाओ और अपनी शक्ल मुझे कभी मत दिखाना। उस मकान और उस दौलत से मुझे कोई मतलब नहीं था। वह तो केवल मेरे बदले की जीत थी। उस मकान को मैंने अनाथ आश्रम को दे दिया। रमेश की पत्नी से मिलकर उसे धन्यवाद कहा और वापस अपने मम्मी पापा के पास चली गई। फिर मैंने अपनी ज़िंदगी की एक नई शुरुआत करी। न कोर्ट न कचहरी, यह थी स्वाभिमान की लड़ाई जो मैंने जीत कर दिखाई। उम्मीद करती हूँ आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, और हाँ, नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर दबाएं ताकि अगली अपडेट सबसे पहले आपको मिले। धन्यवाद।